अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हूँ मारिया जदू। मेरे साथ मौजूद हैं तशामुल हक साहब। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं सेनेटर शहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम मैम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं, हमने देखा जिस तरीके से अपोजिशन के दरमियान भी बहुत सारे इख्तलाफात थे। एक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तो इख्तलाफात हमने देखे ही हैं, लेकिन आज जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है फेटफ के हवाले से, जो हमने जिस तरह से बिल पास होते हुए देखे, बहुत अच्छी बात है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे जो एपीसी हो रही थी और अभी तक हुई नहीं है, ईद के बाद होनी थी, अब मुहर्रम के बाद चली गई है, वो क्या रंग लाएगी। जिस तरह से एक बार जो राब्तों में तेज़ी हमने देखी है, मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब के जो राब्ते हैं वो तेज़ हुए हैं, और इसमें पीपल्स पार्टी का क्या रोल है, एपीसी को किस तरह से पीपल्स पार्टी लीड करेगी, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं प्रोग्राम का आगाज़ इसी टॉपिक से करूँगी। अफगान तालिबान का जो वफ्द इस्लामाबाद में मौजूद है, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से उनकी जो है वो मुलाकात भी हुई है, उसमें बहुत अहम डेवलपमेंट कैदियों के हवाले से इसमें बातचीत हुई है, मुख्तलिफ माहिदों पर बातचीत हुई है। सबसे बड़ी बात जो इस पर हमने देखी है कि एक अमन के हवाले से, पीस के हवाले से जिस तरह से पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, उसकी क्या खसूसियात है, और इस सारे जो सिचुएशन है, ये जो सारा जो आज मुलाकात हुई है, इसका खित्ते में क्या असरात हो सकते हैं, इस पर ही बात करेंगे। मैं एहतशाम साहब आपसे स्टार्ट लूँगी, फिर मैं सेनेटर साहबा के जाने जाती हूँ। आपको एहतशाम साहब क्या लग रहा है, जो तालिबान का वफ्द यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह से बात हुई है, कितना इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए और पूरे खित्ते के अमन के लिए? देखिए मारिया, इससे पहले कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जो आज बड़ी लैंडमार्क, बड़ी हिस्टोरिक आज अमेंडमेंट्स पास हुई हैं 9, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कमेंट उस पर करूँ और शायद साहब भी इस पर बात करेंगे। देखिए 3 माह से जो मुसलसल माजराई हम देख रहे थे, लड़ाई और भरपूर किस्म की पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक दूसरे की मुखालफत की जा रही थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये अपोजिशन और गवर्नमेंट बड़े ज़िम्मेदारान तरीके से कौमी मफाद में एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत खुशी की बात है, पहली दफ़ा 2 सालों में हम देख रहे हैं कि ये 9 बिल जिस तरीके से पास हुए हैं। 4 बिल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फाइनेंसिंग है, कस्टम एक्ट और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट है। ये जिस हवाले से ये आज 4 बिल और बाकी टोटल 9 बिल पास हुए हैं, और ये अगले महीने जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग अक्टूबर में होने जा रही है अगले महीने, उस हवाले से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में लाने में बड़ी मदद साबित हो सकती है। अभी ऑप्टिक्स हैं, थोड़ी बहुत आगे पीछे चीज़ें देखने वाली। पाकिस्तान अपना जिस तरीके से क्लाउड बाहरी दुनिया में भी यूज़ कर रहा है, वो भी हम देखने वाली बात है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आज बड़ा भरपूर मुजाहरा किया गया, मैं समझता हूँ कि ओपोजिशन ने और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी पे मैंने जितनी बड़ी भरपूर सपोर्ट दी है, बावजूद इस बात के कि शिबली फराज और बाकी सब लोग भी कल भी कितनी मुखालफत की उन्होंने, यहाँ तक उन्होंने कहा फजल रहमान तो अभी मैं बात करता हूँ। देखें ना, ये तो गवर्नमेंट के लोग हैं ना, गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्समैन हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की हैसियत से शिबली फराज साहब, वो बार बार एक बात कहते थे कि जी देखें ये तो इनका एजेंडा ही कुछ और है, ये तो जनाब हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और जनाब हमसे बहुत सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, ब्लैकमेल करके अपना ये केसेस जो है ना करप्शन के वापस लेना चाहते हैं। लेकिन उस तनाज़र को अगर देखते हुए मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जिस तरीके से पार्लियामेंट ने आज टोटल बिल 9 आज पूरे कर लिए, पास कर लिए। और फजल रहमान साहब 2 दिन से कह रहे थे, और ख़ास तौर पे आपने देखा उन्होंने शिकायत की थी टेलीफोन पे बात करके नवाशी साहब से भी कि जी इनको चाहिए कि पीपल्स पार्टी पे मतलब इनमें पार्लियामेंट में इनको सपोर्ट ना दें। इसके बावजूद ये हो जाना बहुत बड़ी बात है। एक जो मेरा ख्याल है इस पर बाद में और बात कर सकते हैं। और दूसरा सवाल, जो पहला सवाल आपने किया, देखिए मारिया, अब जिस पूरे खित्ते में, पूरे रीजन में, पूरे हमारे मिडल ईस्ट और साउथ एशिया में, और इवन आप ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें पूरी दुनिया में, ये अफगानिस्तान के हवाले से जो डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, अब जिस तरीके से अशरफ गनी साहब ने सारे के सारे उनके 3000 प्रिजनर जो रह गए थे तालिबान के, छोड़ दिए गए थे, और जो पीस टॉक की बात हो रही थी और आइंदा का एजेंडा क्या होने जा रहा है, कैसे नए इलेक्शन की शुरुआत की जाएंगी, मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर रोल प्ले किया। अमरीकी भी आज मान रहे इस बात को, और इवेंचुअली आप देख लें एक स्ट्रॉन्ग जो मुखालफिन थे पाकिस्तान के भी, तालिबान के भी, अब्दुल्ला जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, जिस तरीके से वो कमेटी के चेयरमैन बने हैं, ये किस तरीके से बातचीत करके मामलात बेहतर होंगे आइंदा के लिए। मेरा ख्याल है अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, 3 नवंबर को इलेक्शन अमेरिका में होने जा रहे हैं। अमेरिका के लिए भी एक विन विन सिचुएशन शायद बनेगी कि वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, वो भी डेफिनेटली इस इशू को सामने लेके जाएंगे और वोट हासिल करने। ट्रम्प साहब ने कि देखें मैंने बड़ी कामयाबी से मैंने वादा किया था कि अमरीकी फ़ौजें वापस आएंगी, तो वो वापस आ रही हैं। अब अगली बात जो है ना कि किस तरीके से, जिस बात का डर है, आपने देखा कि जब पहले भी
सोवियत यूनियन, फॉर्मर सोवियत यूनियन छोड़ के गया था। और अमेरिकी मानते हैं, हिलरी क्लिंटन ख़ास तौर पे जो वो फॉरेन मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा था कि मैं ये बात मानती हूँ कि हमें जिस तरह हाई एंड ड्राई इस रीजन को छोड़ के चले गए थे, बाद में तालिबान आपस में लड़े, फिर आपने देखा कि जिस तरीके से अफगानिस्तान आज तक उसमें अमन नहीं आ सका, वो तारे ग्रुप आज तक वहाँ लड़ रहे हैं। अब उस चीज़ को सामने रखते हुए कि अमेरिका का रवैये में तब्दीली आई है, तालिबान के रवैये में तब्दीली आई है, वो जो कहते हैं हम पहले वाले तालिबान नहीं होंगे, हम खवातीन को हकूक देंगे, तालीम की बात होगी, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के साथ मामलात बेहतर करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल है हिंदुस्तान इसमें गेम में आउट है। चाइना रशिया का बड़ा भरपूर रोल है, अमरीकी पीछे बैठ के उनको देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी रियलिटी है पाकिस्तान का इस सूबे इस रीजन में एक भरपूर रोल प्ले करना, और तालिबान भी पाकिस्तान को बड़ी अच्छी निगाह से देख रहे हैं। मुझे जो अच्छी लग रही है बात ना कि नॉर्दर्न अलायंस के लोग खासतौर पर अब्दुल्ला जिस तरीके से वो पीछे हटे हैं अपने सदर यानी अशरफ गनी से, उन्होंने लहदगी इख्तियार की। अशरफ गनी साहब बिल्कुल लाइन ले रहे हैं, हिंदुस्तान की वही बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान चाहता है। तो मेरा ख्याल है ये तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान एक सिनर्जी, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, जिसकी सपोर्ट चाइना, ईरान और सऊदी अरब भी और उसके बाद अमरीकी भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत अच्छा लगे साबित होगा। और वैसे भी लोग कहते हैं हमारे कि अफगानिस्तान में अमन खुदा न खास्ता नहीं आता तो पाकिस्तान में भी अमन नहीं आएगा। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि तालिबान की एक हकीकत मानी गई है, तालिबान एक बड़े जिस भरपूर तरीके से सामने आया है, उनका रोल सामने आया है, तो मेरा ख्याल है दुनिया ने भी इसका एक्सेप्ट किया। बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है। सेनेटर साहबा, आपकी जानिब आऊंगी, जिस तरह से आप एटर्स पे बहुत नजर भी रखती हैं, आप बताएं आपको क्या लग रहा है किस तरीके से ये जो डेलीगेशन आया और उसके बाद हमने बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट देखी है, इस सब खित्ते पे क्या असरात हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, एहतशाम मुराद साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट्स अपने उसने बताए हैं, हमें वो सामने रखने होंगे। जिसमें सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि ऐसा ना हो कि एक दफा फिर अमेरिका जो है एब्रप्टली अबेंडन करके चला जाए और सिक्योरिटी की सिचुएशन पैदा हो जाए। यकीनन डेवलपमेंट है, और मैं ये समझ रही थी कि जिस तरीके के तालिबान यहाँ पे वक्त आया इनका और उन्होंने जिन इश्यूज से बात करने को कहा, तो उससे समझ में आ रहा है कि दे आर टेकिंग अ पैरेलल गवर्नमेंट रूल। ठीक है, वो अपने आप को हुकूमत के अंदर देख रहे हैं और वही उठा रहे हैं जो कि स्टेट लेवल पे उठाए जाते हैं। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है, और मैं ये समझती हूँ कि अभी भी बहुत मोहतात है कि आगे चलने की बात है, क्योंकि अभी हमें ये भी देखना है, विजिलेंस बहुत जरूरी है। जो कैदी अभी रिहा हुए हैं, ये देखना है कि किस तरीके से सिचुएशन आगे डेवलप होती है। आपको दाइश का फैक्टर भी अफगानिस्तान में जो है वो मद्देनजर रखना होगा अगर आप जो है आगे अमन की बात कर रहे हैं। यकीनन तरीका कि पाकिस्तान में अमन जो है वो अफगानिस्तान में अमन से मुंसलिक है। डेफिनेटली हमसे ज्यादा कोई भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन हो, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो यकीनन इस वक्त जो है नवंबर में इलेक्शन आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ कि उसको उसके लिए चैलेंज था कि जिन बातों के ऊपर उसने हुकूमत दी थी उनमें से अगर एक भी जो है वो कामयाबी उस पर हासिल कर ले तो उसके पास अपने वोटर्स के पास जाने का सबब बनता है। तो इसमें हमें अमेरिका की तरफ से इतना दबाव भी डाला गया। आप देखें जहाँ पे थोड़ी बहुत पेशरफ्त में ताखीर हो रही थी, वहाँ पे अमेरिका ने अपनी सपोर्ट विड्रॉ की और अशरफ गनी पे और उनकी हुकूमत पे दबाव डाला कि वो जो तालिबान के साथ जो मुआहिदा हुआ है इसका अमल दरामद करें, कैदियों को छोड़े और महलावार ये कैदी छूटे। तो अब आगे की पेशरफ्त है, पाकिस्तान को अपनी सरहदों के अंदर अमन की भी जरूरत है, विजिलेंट रहने की भी जरूरत है, और ये देखने की भी जरूरत है कि ऐसी सूरत हाल कोई खला नहीं होना चाहिए, कोई वैक्यूम नहीं होना चाहिए। अगर ये हुकूमत के तसल्सल में वैक्यूम हो जाए तो फिर आप देखें सिविल वॉर का भी खतरा है। तो चैलेंज इज नॉट येट ओवर, चैलेंज इज देयर, चैलेंज इज देयर, चैलेंज इज नॉट दैट ओवर। जब तक कि हम ये देखें कि जी मुकम्मल तौर पर वहाँ इलेक्शन हो जाते हैं, एक हुकूमत बन जाती है जिसको है जो हम तो हमेशा कहते हैं अफगान लेड जो है वो गवर्नमेंट, अफगान लेड प्रोसेस अगर वो बन जाती है हुकूमत, तो फिर हम कहते हैं हाँ जी अब अमन के लिए पेशरफ्त होती है। ये जो बीच का टाइम है ये बड़ा सेंसिटिव है। अच्छा, जैसे अभी एहतशाम साहब ने बात की है कि इस सब में जो इंडिया है वो किक आउट हो चुका है, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से पाकिस्तान ने इस सब में अपना रोल प्ले किया और ये प्रूव किया कि हम अमन की बात करते हैं, तो अब इस सब में पाकिस्तान के लिए कितना इजी होगा, कितना पॉजिटिव होगा अपना इमेज दोबारा से बिल्ड करना? देखिए, बिल्कुल एक बात तो मैं कहूँगी कि
खित्ते के ममालिक ने जो रोल अदा किया उसको हमें सराहना चाहिए। उसमें रशिया का मॉस्को फॉर्मेट भी था, चाइना का रोल था, हमारे जितने भी जो है वो खित्ते के ममालिक है उन सब ने पॉजिटिव रोल जो है वो अपना अदा किया। अब जो मैं कहती हूँ कि यहाँ पर मेरी एक अपनी एक ऑब्जर्वेशन भी है और सोच भी है। मैं कहती हूँ कि हम लाउड क्लेम्स तो करें, लेकिन विजिलेंस जो है ना बहुत जरूरी है। कि हमारे साथ सिर्फ एक मसला ये है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कम्स विद लाउड क्लेम। इंडियन जो चलती है ना वो खामोश चालों की तरह चलती है, दे फाइट डिप्लोमेसी। ठीक है, आज के टाइम के ऊपर, लेकिन हमें ये पता है कि एक जमाना ये था कि अशरफ गनी का जो है वो पाकिस्तान की तरफ टिल्ट था और अब्दुल्ला का इंडिया की तरफ। आज आपको जरा डिफरेंट सिचुएशन नजर आ रही है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि इस पर बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है। आपका क्या ख्याल है कि इंडिया ने वहां पर अपने कितने स्टेक्स पैदा किए, उस क्या वो उससे विड्रॉ करेगा? इतनी बड़ी उसने वहां पे अपनी एम्बेसी की, अपना मिशन, अपने स्टेट, क्या वो विड्रॉ कर लेगा या नहीं? तो मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान जिस चीज को नजरअंदाज करता है, पाकिस्तान अपनी चीजों को बहुत ज्यादा लाउड में, बहुत ज्यादा मेगाफोन जाता है और ये ध्यान नहीं देता कि इंडिया की जो खामोश डिप्लोमेसी है, जो खामोश उसका जो स्ट्रेटेजी है, वो क्या कर रही है। तो आई वुड से वी हैव टू बी वेरी 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 विजिलेंट। आप जो है ये देखें कि जैसे कि ममालिक की हम बात कर रहे हैं, अगर आप रशिया की बात कर ले, आप ईरान की बात करते हैं, तो एक चीन तो चले, पाकिस्तान और चीन तो बहुत अच्छे ताल्लुकात, लेकिन इंडिया के भी कमर्शियल इंटरेस्ट चीन के साथ है। तो आप ये देखें कि आप बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इंडिया ने पैरेलल या वो करके बैठ गए होंगे। नहीं, दे मस्ट बी वर्किंग समवेयर वेरी क्वाइटली, डिस्क्रीटली, कोवर्टली। आपको उसके लिए बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। इसमें शायद साहब एक और एलिमेंट भी है, आप भी उस पर बात कीजिएगा। देखें, आपने बड़ा बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से वार्न किया है कि जी खुदा न खासा सिविल वॉर भी हो सकती है, और अंदर अगर ये थोड़ा सा भी ये बड़ा नाजुक मामला है, अगर इसको डेलिकेट मामले को अगर बेहतर तरीके से हल ना किया गया। देखिए, आपको याद होगा कि 97-2001 तक जब तालिबान की हुकूमत थी, 4 साल हुकूमत रही, पीस भी रहा, लेकिन 2 ही 3 मुल्क थे जिन्होंने रिकगनाइज़ किया था, पाकिस्तान, उसके बाद UAE और सऊदी अरब। आप देखें कि अब वो ख़ुद भी मानते हैं, अब देखते हैं कि उनके हवाले से, तालिबान के हवाले से जो ख़बरें आती हैं, वो इस बात को मानते हैं कि वो उनका जो दौर था उसमें उन्होंने बड़ा नुकसान भी उठाया। अब उनको एहसास हो रहा है बड़ी शिद्दत के साथ भी, अगर हमने दोबारा हुकूमत बनानी है तो हमें कॉमिटी ऑफ नेशन में एक ढंग तरीके से ऑपरेट करना होगा। ये नहीं कि जी आए दिन, मुझे याद है ये एक तस्वीर छपी थी, अमेरिका में बड़ी हलचल मच गई थी कि खातून बुरके में जा रही है और एक हुकूमत थी उनकी, एक तालिब जो था तालिबान का आदमी, वो छड़ी से उसके पाँव पे छड़ी मार रहा था औरत को कि भाई ये तुमने बुरका तो पहना हुआ है लेकिन तुम्हारे घुटनों से ऊपर जो है ना वो आपका ट्राउज़र क्यों है। तो अब सवाल ये है, टखनों से ऊपर, तो सवाल ये है कि अब उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि भाई ये इस तरह करके तो मामला बेहतर नहीं हो सकते। इसके लिए हमें पूरी दुनिया के साथ कदम मिला के चलाना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा। और मेरा ख्याल है जिस तरीके से बड़े अरसे के बाद सैर सभा आप देखने कि उन्होंने रिकगनाइज़ किया अपने ओपोनेंट्स को, वो मानते ही नहीं थे, वो कहते जी हैं कौन आप, वो ये 62% वो ख़ुद कहते हैं कि जी हम पश्तून हैं। और आप देख लें कि 40 बरस से जिस तरीके से लड़ाई वहाँ पे हो रही है, अमन अमान का नाम नहीं है। नॉर्दर्न अलायंस और बड़े ग्रुप आते हैं, फिर तालिबान के बाद आप देख लें दाइश है, फिर आप इसके अलावा आप देख लें और बहुत बड़े ग्रुप उसमें बैठे हुए हैं आगे, जो इस तरह की लड़ाई जिसमें चाह रहे हैं कि अमन ना हो। तो इस सारे सिनेरियो में मुझे लगता है कि सैर सभा के तालिबान ने भी सीखा है। और दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत बहुत ज़्यादा कंसर्न है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं कि अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे कुछ थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया, बातचीत ना हो सकी, गुफ्तगू बेहतर तरीके से ना गई, कोई और मसाइल हो गए, हिंदुस्तान डसा बैठा है, उसको आउट हो गया, $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ज़ाया होती नज़र आ रही है। और फिर जिस तरीके से आप देख लें चाइना रशिया का रोल बड़ा भरपूर हो गया है, अमरीकियों को भी पसंद नहीं है, ईरान का भी बड़ा भरपूर रोल है। आज आप देख लें वही ईरान जिसके ताल्लुकात नॉर्दर्न अलायंस वालों के साथ थे, तालिबान के साथ नहीं थे, पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे तालिबान के साथ आज ताल्लुकात ईरान के हैं। लिहाजा ईरान पाकिस्तान इस हवाले से एक पेज पे है कि तालिबान की सुपरियरिटी जो उन्होंने एक मनवाई है 20 साल की लड़ाई के बाद, वो नहीं चाहते कि इसके फ्रूट ज़ाया हों। और उन्हें भी पता है कि उन्हें भी ईरान भी थ्रेटन रहा है, जिस तरीके से अफ़गान आपने देखे वहाँ पे रेफ्यूजीज़ आते थे, उनके लिए मुश्किलात पैदा होती थी, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होती थी, उनके लिए भी बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी रखना मुश्किल होता था। इस सारे सिनेरियो में अगर अमेरिका चला जाता है और कहा जाता है कि जी ठीक है, इस दफ़ा उनको भी एहसास है कि अगर
वो चाहते हैं कि दोबारा कोई 9/11 ना हो, तो उन्हें भी अमन रखना होगा, इंश्योर करना होगा। इसके लिए जितने वॉरिंग ग्रुप्स हैं उनको एक जगह बिठाना होगा, जो बड़ी हद तक बिठा भी चुके हैं। और फिर जिस तरह दोहा में हमने देखा कि सीक्रेट टॉक्स होती रही हैं, मामलात आगे चलते रहे हैं, और जिस तरीके से तालिबान अब बिहेव कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो बड़ा वाज़े तौर पे सहर साहब मुझे लगता है कि उन्हें लेसन लर्नड जो है ना नज़र आ रहा है। उन्हें पता है कि इतनी मेहनत 20 साल की लड़ाई के बाद अगर ज़रा सा भी डिप्लोमेटिकली अदरवाइज़ भी उनसे गलती हुई तो ये मैदान उनसे छिन जाएगा, उनके मुखालफिन वहाँ बैठे होंगे। मेरा ख्याल है उन्हें भी एहसास है और पाकिस्तान को भी एहसास है। अमेरिका का तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कुछ नहीं पता कि आज वो किसके साथ खड़े हैं, कल कहाँ होंगे। वक्ती तौर पे तो उनका मसला हल हो रहा है, वो एक सियासी तौर पे बहुत बड़ा नारा लेके जाएंगे इलेक्शन में 3 नवंबर को। ट्रम्प साहब का देखें जी, ये सारी हमारी हुकूमतें, ख़ास तौर पे रिपब्लिकन, इन्होंने एक गढ़ बनाया, इन्होंने बेशुमार हमारे जो है ना अमरीकियों को मरवाया, और इस तरह से कोलेशन फोर्सेस के लोगों को मरवाया, और फिर जिस तरीके से हमारे $3 ट्रिलियन से ज़्यादा रिसोर्सेज अफ़गानिस्तान में और इराक़ में ज़ाया हुए, वो हम नहीं ज़ाया होने देंगे। तो आज देख लें कि जिस तरीके से अमेरिका का डेट और उनकी जीडीपी बराबर हो गई है, अमेरिका के पास देने के लिए कुछ नहीं है। कल ही एक लिस्ट छपी है जिसमें 10 ममालिक जिनके सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अमेरिका का उसमें नाम नहीं है। उनमें अमेरिका सबसे ज़्यादा टॉप पे $1.4 ट्रिलियन जो है वो चाइना के रिजर्व है। तो अमरीकियों को तो ये कहा जा रहा है कि जी अपनी इकॉनमी की तरफ तवज्जो दें, और वैसे भी उनके थिंक टैंक सारे कह रहे हैं कि 300 साल की अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अब नाकाम नज़र आती है। लड़ाइयाँ करवा के आपने साउथ अमेरिका में, एशिया में, यूरोप में जो आपने कुछ किया, उसके बाद आपको क्या मिला? प्रोसेस में चाइना कहाँ से कहाँ चला गया, रशिया जिसको आपने 16 मुल्कों में तब्दील किया था, आज देख लें फिर एक ज़बरदस्त तरीके से इकनॉमिक पावर बन के सामने आया। तो मेरा ख्याल है सहर साहबा, आप इसको कैसे देखेंगे कि अमरीकियों को एहसास हो रहा है कि उनसे जो गलतियाँ हुई हैं दोबारा ना दोहराई जाएँ, और फिर अपनी इकॉनमी की तरफ तवज्जो दी जाए, बजाय इसके बाहर जाके जंगें लड़ी जाए। जी देखें एहतिशाम साहब, मैं तो माजी को जरूर सामने रखूंगी और उसको डिटैच नहीं करूंगी। मैं कहूंगी कि अमेरिकन पॉलिसी शिफ्ट की सबसे ज्यादा कीमत पाकिस्तान ने अदा की है। ठीक है, सही है। तो ये कि हमें, अच्छा फिर मैं ये कहूंगी कि आप ये सोचे कि अमेरिका बिल्कुल विड्रॉ कर लेगा और ये सोचेगा कि जी उसकी कोई स्टेक्स इस रीजन में ना रहे। नहीं, जो अमेरिका और चाइना की जो कोल्ड वॉर है, एक सिनेरियो है, उसके अंदर मैं ये कहूंगी कि मैं ये नहीं समझती। अमेरिका वुड लाइक टू कीप द फुट। वो किस सूरत में रखेगा, वो इंडिया को इन्वॉल्व करके रखेगा, वो डायरेक्ट रखेगा, और से रखेगा, ये हमें बहुत ज्यादा जो है वो सोचने की जरूरत है। उसकी कोई कोवर्ट ऑपरेशन, कोई कोवर्ट जो है वो प्रेजेंस, ये हमें बहुत जरूरत है देखने की। क्योंकि देखिए एतमाद की बहाली जो है उसके लिए भी वक्त चाहिए होता है। और मैं समझती हूँ कि अमेरिका के ऊपर मैं तो कम से कम जो पिछले हालात हैं उनके बाद अभी कहती हूँ इतनी जल्दी एतमाद ना करें। हमारे साथ ये है कि हम थोड़ा सा ना बहुत जज्बाती फॉर्म में रहते हैं, रिएक्शनरी फॉर्म में, जल्दी से खुश हो जाते हैं, जल्दी से नाराज हो जाते हैं, जल्दी से। लेकिन आप भी देखें कि इंडिया जो है वो 4 बार वोट बना लेता है तो पता लगता है, हमारा सीपैक शुरू होता है तो हम शोर मचाते हैं। इसी तरीके से हम अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक जो है रिलेशन और जो है सब नीति पे चलते रहे, वहां पे इंडिया ने अपने फुटप्रिंट कर लिए। तो मैं कहती हूँ कि बस मेरे नजदीक एक चीज है, विजिलेंस। आप जबकि बात कर रहे हैं 90s में दाइश नहीं थी, आज दाइश का एक फैक्टर है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जहाँ अमेरिका को जरूरत होती है अमेरिका दाइश इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये मुझे अच्छी तरह याद है, मैं काबुल अलकायदा को इस्तेमाल किया। आप देखेंगे सीरिया में अमेरिका ने अलकायदा के साथ मिलके वो जनाब असद की फोर्सेस के साथ लड़ाई की उन्होंने। तो मैं यही आपको बता रही हूं कि मैंने ब्रेक का टाइम हुआ है, काबुल का भी विजिट किया जी, मैं चाहूंगी सेंटर साहब ब्रेक का टाइम हुआ है, मैं चाहूंगी ब्रेक के बाद कंटिन्यू करें, नाज़रीन साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर साहब बताइएगा, अगर आपने अपना कमेंट भी कंप्लीट करना है तो भी कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन जो ऑपोजिशन जमातों में राबतों में जो तेजी आई है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी का खासकर क्या स्टैंड है? लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ, अपनी बात कंप्लीट करूँ। तो मैं कही थी कि जब मैंने काबुल का विजिट भी किया और इराक का विजिट भी किया। इराक में जब हमने विजिट किया तो उनके गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ये बता रहे थे कि एक तरफ अमेरिका हमारी मदद कर रहा है दाइश से फाइट करने में, और दूसरी तरफ जो है वो दाइश को असला भी अमेरिका फराहम कर रहा है। तो मैं कहूंगी कि आज के जो मेरे कमेंट्स है
यूएस रोल के बारे में, इनको आप जरूर रिकॉर्ड पे रखिएगा। हम सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे एंड हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अफगानिस्तान में अमन लेकर आए, आमीन। क्योंकि पाकिस्तान में अमन जो है वो अफगानिस्तान से अमन से मशहूर है। आमीन। बिल्कुल आपने इम्पोर्टेंट बात की कि जी आज जो है जो अपोजिशन का ताउन था, तो मैं कहूंगी कि ये बात तो साबित हुई कि अपोजिशन जो है, एक बार फिर साबित हुई कि अपोजिशन मैच्योर भी है, जिम्मेदार भी है। अच्छा। अगर सियासत हो रही है, अगर इमेच्योरिटी का मुजाहरा हो रहा है, तो वो आपको हुकूमत की तरफ से नजर आ रहा है। यानी आज से नहीं, इलेक्शन जीतने के बाद हमारे तहफ्फुज़ात के बावजूद इलेक्शन प्रोसेस पे ये पीपल्स पार्टी थी जिसने तमाम जमातों को कायल किया और पार्लियामेंट में लाके बिठाया। फिर जब भी चैलेंज आया पाकिस्तान के ऊपर, चाहे वो मईशत का चैलेंज था, चाहे वो कश्मीर का इशू था, चाहे कोई फॉरेन विजिट था, अपोजिशन ने बाहर कंटेनर नहीं लगाया। अपोजिशन ने उस विजिट को या उस इशू के ऊपर सियासत नहीं की, अपोजिशन ने यकजहती दिखाई। और आज भी हुकूमत की जो कोताही हुई थी, जब आपको पता था कि पैटिफ के ये बिल, आपको एक डेडलाइन है, आपको इस डेडलाइन से पहले पास करने हैं, तो आपको ये टाइम से पार्लियामेंट में लाने चाहिए। लेकिन लेकिन हुकूमत ने इसके ऊपर भी एक काइंड ऑफ चालबाजी की और उसके बाद जिस किस्म का रवैया अपनाया, तो मैं कहती हूँ कि अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के मफाद के साथ खड़ी है, पाकिस्तान की सालमियत के साथ खड़ी है, पाकिस्तान की तरक्की के साथ खड़ी है। इसीलिए आज जब हमने ये देखा कि ये चैलेंज है, यकीनन उसके अंदर हमारी जो अमेंडमेंट थी वो हमने पेश की, कोशिश की कि उनको इत्तेफाक राय से उन तमाम चीजों के ऊपर ठीक है। अमेंडमेंट लाई जाए जो कि बुनियादी इंसानी हकूक या हमारे आइन से मुतासादिफ है, ताकि जो है जो भी लॉ पास हो वो मुल्क के मफाद में हो। ठीक लेकिन है। मैं ये कहूंगी कि खुद भी हुकूमत है बजाय की जिम्मेदारी का सबूत दे, ये जिस किस्म का लेकिन रवैया है ना, हुकूमत आपको इमेच्योरिटी शो करिए, ठीक है। आपको पता लेकिन नहीं है, एहतशाम साहब आपको ये पता नहीं है, ये ऑपोजिशन ने ये जो है ये सेहरा ऑपोजिशन को जाता है कि ऑपोजिशन ने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान के मफाद में बेहतरीन तरीके से बेशक, ये बिल पास। ठीक है। लेकिन एहतशाम साहब, पीपल्स पार्टी ही पहले ये कह रही थी कि हम तो बहुत मेच्योरिटी शो कर रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है वो फ्रंट फुट पे नहीं आ रही है, वो नहीं खेल रही है। और आज जब मुलाकात हो चुकी है तो आई थिंक अब कोई गिले शिकवे ख़त्म हो चुके हैं और अब पीपल्स पार्टी को नून लीग से कोई गिला नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। सैर साहब इस बात को मानेंगे कि जो गिले शिकवे तो आज तक भी हैं। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी 2 दफ़ा लाहौर जाके उनकी मुलाकात ही नहीं शबाशी साहब से हुई थी, आपने देखा 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले क्या हुआ था। अब सवाल ये है कि आप देख 1 साल के बाद पहली मरतबा थोड़े से शबाशी साहब मुतहरिक हुए, वो भी बड़े भाई साहब का दबाव आया और उसके बाद जिस तरीके से नैब में मरियम साहबा की पेशी हुई, वहाँ पे जिस तरीके से खुल के सामने आई हैं और ये दोनों बाप बेटी जिस अंदाज से मुतहरिक हुए हैं, उस हवाले से तो हम ये कह सकते हैं कि शबाशी साहब थोड़ी देर के लिए पीछे हटे हैं। अच्छी बात उनके हवाले से ये हुई कि आज बाकायदा तौर पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी की और ये कहा कि जी मौलाना साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करेंगे APC के हवाले से। देखें, इसी के लिए तो हमने देखा सैर साहब जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ये कहते रहे हमेशा कि जी APC होनी चाहिए, भरपूर सपोर्ट मिलनी चाहिए, एक जॉइंट प्लेटफॉर्म अपोजिशन का बनना चाहिए, हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। लेकिन कुछ सवालात सैर साहब अपनी जगह खड़े हैं वैसे के वैसे। अब इस हुकूमत को हटाने के वाले से तो चलें ठीक है, सारी पार्टियां इकट्ठा हो जाएंगी, लेकिन क्या मोडस ऑपरेंडी होगा, क्या इस हवाले से हुकूमत चाह रही है और क्या अपना अपोजिशन चाह रही है। अब देखें, नवाज शरीफ साहब का जो नुक्ता नज़र है वो तो बिल्कुल चाह रहे हैं हुकूमत को हटाया जाए। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं जिस तरीके से, वो भी चाहते हैं कि हटा दिया जाए, लेकिन मज़ामत के ज़रिए नहीं, किसी और तरीके से। प्लस नए इलेक्शन की तरफ जो है ना वो जाने की वो बात करते हैं, पीपल्स पार्टी नहीं जाना चाहती, क्योंकि लोग आमतौर पे यही बात करते हैं कि जी अभी 3 साल हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्यों चाहेगी कि सिंध से उनकी हुकूमत ख़त्म हो। फिर यू नेवर नो कि 3 साल के बाद 12 साल तो आपकी पार्टी हो गई है, क्या डिलीवर करेगी नहीं करेगी। आज जिस तरीके से एक्विजिशन और भरपूर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि कराची शहर जिस तरीके से पानी में डूबा हुआ है। आज मैं एक पिक्चर देख रहा था, मैं हैरान हो गया, 3 मंजिला मकान से एक साहब जो है ना उन्होंने छलांग लगाई पानी में, जिस तरह दरिया में छलांग लगाते हैं वो कराची के किसी शहर में किसी इलाके में, तो बिल्कुल वो तैरते हुए बाहर निकल गए। अब ये सूरत हाल कितनी खौफनाक है। ठीक है, इसमें
अकेले पीपल्स पार्टी को इल्ज़ाम देना भी शायद ठीक नहीं होगा। MQM का बड़ा भरपूर रोल है, उन्होंने रोल नहीं प्ले किया दोनों कराची के हवाले से। अब तो बदलते हुए हालात पे मेरा ख्याल है जो सैर साहबा लोग तवक्को कर रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी सियासी तौर पे तो रोल प्ले जो करने की ज़रूरत है, फजल रहमान साहब के साथ वो खड़े नज़र आते हैं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ढीले ढाले खड़े नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ कराची में सूरत हाल को बेहतर करने के हवाले से जो कमेटी बनाई गई, फिर वो कमेटी को रिजेक्शन जिस तरीके से सामने आई, फिर जिस तरीके से NDMA का रोल था उसके बारे में लोगों ने बातें की। तो अब आपको क्या लगता है कि जी ये कराची के बारे में जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, देखिए वहाँ पे तो दूसरी बड़ी पार्टी PTI है, MQM तो पीछे चलेगी, बड़ी अपोजिशन तो वही है, उनके दरमियान और आपके दरमियान कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि कोई इख्तलाफी बयानबाजी ना हो। MQM भी यही काम कर रही है। तो सवाल ये कि 12 साल वो कहते हैं कि जी हो गया आपकी हुकूमत को, कुछ काम नहीं हुआ, कराची को बिल्कुल जिसको कहते हैं बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। अब ये भी बातें हो रही हैं कि जी कराची को अलहदा कर दिया जाए, ना कर दिया जाए, उनको कराची को ले के मरकज़ के हवाले कर दिया जाए। तो आप कैसे देखती हैं दोनों चीज़ों को कि APC होगी तो हुकूमत को हटाने के हवाले से कोई जॉइंट कोई तहरीक बनेगी, और फिर ये कि जो जिम्मेदारियाँ आपकी एक सरबराह के तौर पे हैं, आपकी पार्टी जो हुकूमत कर रही है वहाँ पे, वो जो पूरे नहीं कर पा रही कराची में, वो कैसे पूरी होंगी? जी साहब, मैं कहूँगी कि APC तो लाजमी होनी है, और के तरीकेकार क्या होगा, क्या हिकमत अमली अपोजिशन की होगी, ये यकीनन आपको पता है पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये तरीकेकार रहा है कि हमने जो भी डिसीजन लिए हैं वो बाहिमी मशावरत के साथ लिए, और इसीलिए पीपल्स पार्टी की कभी लाउड क्लेम्स में नहीं जाती। हम जरूर APC की कोशिश कर रहे हैं, और सिलसिले में जो है PMLN को अपनी वजाहत करनी है, और ये देखना है कि वो हर पार्टी की अपनी सियासत है, अपना नुक्ता नजर है, अपनी सोच है, अपनी आइडियोलॉजी है। हम तमाम इंटरेस्ट हमारे जो है और तमाम कन्वर्ज नहीं करती, कुछ इश्यूज पे हम मुत्तफिक होते हैं, कुछ इश्यूज पे हर एक की अपनी अपनी सियासत का जो है एक आइडियोलॉजी, एक मैनिफेस्टो होता है। बहरहाल क्योंकि पीपल्स पार्टी जमहूरी रिवायात को मानती है, पीपल्स पार्टी मुशावरत की अपनी अहमियत देती है, तो हमें उम्मीद है कि अब अगर कोई पेशरफ्त हो रही है PMLN की तरफ से, तो यकीनन जल्दी APC होगी, और APC में जो है तमाम तरीके कार भी बातें हो जाएंगे। ठीक है एहतेशाम साहब, मैं आपके सामने चीज जो रखती हूँ, APC और नो APC, इस हुकूमत को किसी और की जरूरत नहीं है। ये वो हुकूमत है जो कि ना सिर्फ खुद अपनी दुश्मन है बल्कि पाकिस्तान की दुश्मन है। ये जिस तरीके से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ अभी खिलवाड़ हो गए, इतना अफसोस हो रहा है कि यानी आपने अपने उन ममालिक से जिनसे आपके दरीना ताल्लुकात हैं, आपने बगैर सोचे समझे आपके गैर जिम्मेदाराना बयानात, आप सब ऐसे लगता है कि जी आज हमारी लड़ाई हुई, आज हमने छुट्टी कर ली, आज हम दोस्ती करने जा रहे हैं, ये क्या है? यानी मैं समझती हूँ कि OIC के मुतालिक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया फॉरेन मिनिस्टर ने। उसके बाद फिर आपने वो अजीब किस्म की पेशरफ्त है कि आप चाहेंगे जो है किसी और मुल्क में और वहां की कंपनी करने, ऐसा नहीं होता। मतलब ये कि मैं कहूँगी कि पीपल्स पार्टी के ऊपर आप 10 बातें कर सकते हैं, किसी को ये नहीं मालूम कि जो है कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई सीरिया के इशू पे, हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी बरकरार रखी, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, और बेहतरीन तरीके से OIC की क्लास में नहीं, इसमें सैर साहबा कोई दो राय नहीं है कि जो पीपल्स पार्टी के डोजियर में अच्छी बातें हैं। मतलब सबसे बड़ी बात मेरी नज़र में ये है कि आज तक जब भी आपकी हुकूमत रही, कभी भी कोई सियासी कैदी नहीं रहा। आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को अवॉइड किया है। बल्कि मुझे बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वो बयान याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था इमरान खान को ख़िताब करते हुए कि जी कल कलां किसी और की हुकूमत आती है, ख़ास तौर पे फजल रहमान की हुकूमत आई, वो तो आपको नहीं छोड़ेगी, हम सियासी लोग हैं, हम आपसे इंतकाम नहीं लेंगे। तो देखिए इस हवाले से तो जो बातें हैं, लेकिन एक चीज़ है जो कारकर्दगी के हवाले से सैर सवा जो बात होती है, वो कहते हैं वसाइल को लूटा गया, टका के लूटा गया। अब ये अभी रिपोर्ट करने वाली बात है कि जिस तरीके से लाड़काना शहर को कहा जाता है पिछले 10 बरसों में 50 अरब रुपया दिया गया, लेकिन ढेले का काम नहीं हुआ। वहाँ पे आज भी लोग कहते हैं सड़कें, गलियाँ, हेल्थ का निज़ाम, तालीम कुछ भी नहीं है। तो ये भी तो कुछ जनमन बातें लगती है ना कि रिसोर्स का इस्तेमाल गलत हुआ। और आज भी देखें, कल जिस तरह आपने देखा बल्दियात के सेक्रेटरी को गिरफ्तार अदालत में किया गया, और 45 करोड़ रुपया तो सिर्फ उनके इल्ज़ाम है कि उन्होंने खाया, बाकी 9 लोग उसमें और भी हैं, एक खातून भी उसमें शामिल है। वहाँ तो आपने देख लें कि सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी हो और दूसरे अदारे हों, तो लगता है कि किसी ने पूछा ही नहीं, जिसने माल बनाना टिका के बनाए। और आपने देखा कि इसमें इल्ज़ाम डायरेक्टली जरदारी साहब पे लगते हैं कि जी उन्होंने कोई नोटिस ही नहीं लिया। जी
अच्छा सेनेटर साहब मैं चाहूंगी मुझे आपके इस मुझे बात मुकम्मल करने दें। मैं ब्रेक के बाद आपसे ही स्टार्ट लूंगी, ब्रेक का टाइम हुआ है, मैं आपसे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सेनेटर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। एहतशाम साहब ने एक बात की कि पीपल्स पार्टी के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था, तो मैं कहूँ कि एक पॉइंट है मेरा कि आज आप नोट करें कि नैब के लिए जो ऑब्जर्वेशन ह्यूमन राइट्स वॉच की आई, जो ऑब्जर्वेशन जो है आला अदलिया की आई, सुप्रीम कोर्ट की आई, कोर्ट उनको जरूर सामने रखें। आप ये देखें कि गुंतनामो वे में 9 प्रिजनर्स की डेथ हुई थी, और हमारी नैब की जो हरेसमेंट है या नैब की कस्टडी के अंदर जिन लोगों की हलाकत हुई उन 12 अफराद हैं। ठीक है, इसके अलावा वो लोग जो कि बगैर कोई केस बने हुए, आप सैयद खुर्शीद शाह साहब को देख लें, आप मीर शकील रहमान को देख लें, आप ये देखें कि इवन जो सियासी लीडर्स हैं, आपने देखा फरियाद तारपुर गिरफ्तार रही, आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार है। देखिए, इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, और इल्जामात को लगा के उनको जो है सियासी मकासद के लिए और तहजीब के लिए इस्तेमाल करना और ह्यूमन डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज करना, मैं समझती हूँ भी बहुत बड़ा जुर्म है। इसके ऊपर भी सजाएं मिलनी शुरू होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आपने बात की कि लड़काना की, देखिए बात यह है कि मैं ये जरूर कहूंगी कि यकीनन जब बारिश होगी, जब आपके आफात आती है, कुदरती तो चैलेंजेस होते हैं। आज इस्लामाबाद पिंडी में बारिश थी, पिंडी में वो बारिश उतनी नहीं हुई जितनी कराची में हुई, लेकिन मरी रोड बंद था, नशीबी इलाकों में पानी था, लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया। और जब नेचुरल इस किस्म की क्लामिटीज होती हैं, तो हमने देखा कि बेहतरीन डेवलप तरीन ममालिक, अमेरिका जैसे जो मुल्क है, वहां पर भी जो है जब आफत आती है तो चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, कराची के अंदर एक मिक्स मैंडेट था। आपको ये मालूम है कि आज भी जो हमारी हुकूमत है, उसके 14 मेंबर जो एलाइड पार्टीज है, उनके मेंबर्स, आप ये बताएं कि आपने क्या सवाई कि कराची के स्टेट फंड रिलीज ना करें। आप ये कहें, दूसरी बात है कि जब से हुकूमत आई है तो ये जज्बे में है कि कैसे जो है वो कराची को फतह किया जाए, बजाय ये कि आप कौमी यकजहती कायम करें। यानी पहले जो है, इससे पहले अगर बारिशें या आफत आती थी तो एक कौमी यकजहती होती थी कि आए मदद करें, यहाँ पर ये कहते हैं फतह करें, इस तरह से अलग करें। आप इसके मतलब आप दूरस असरात नहीं देख रहे कि आप किस चीज के ऊपर जा रहे हैं। क्या हम लेकिन बोले सर साहब इस हवाले से जो 2 हफ्ते पहले भाई, 1.5 हफ्ता पहले चारों पार्टियां इकट्ठी हुई थी, NDMA के सरबराह इकट्ठे हुए थे, वहाँ चीज़ें तय हो गई थी कि जी कराची से कैसे कचरे को साफ करना है, कैसे तजावजात खत्म करनी है, कैसे शहर के मामलात को बेहतर करना है। वो फिर क्या हो गया एकदम, फिर पीपल्स पार्टी बैक स्टेप पर हुई। शाम साहब देखिए, जो तय हुआ था ये है कि आप ये कराची में DHA का एरिया किसके जेर इंतजाम आता है। ठीक है, कौन सा एरिया जो है वो आपके KPG के जेर इंतजाम आता है, कौन सा एरिया जो है वो रेलवे के जेर इंतजाम आता है। तो मैंने पॉलिटिकल स्टेक्स के अलावा इंतजामी स्टेक्स जो है, जो बॉटल नेक्स है, वो मुख्तलिफ है। ठीक है, ये तय हुआ था कि इन बॉटल नेक्स को रिमूव किया जाए और अपनी अपनी जिम्मेदारी और दायरा कार को तय किया जाए। लेकिन ये नहीं हुआ था कि आप ये बोले कि आप कराची पे हल्ला बोल देंगे। यानी लाहौर में बारिश हुई, लाहौर में नशेबी इलाके टूटे, तो आपने लाहौर को क्या अलग कर दिया पंजाब से। ठीक है, ये जिस किस्म की एक सोच चल रही है, मैं कहूंगी कि आप तमाम सियासत करें, मगर इस किस्म की सोच लेके ना चले। मुझे पॉजिटिविटी चाहिए, मुझे फेडरल गवर्नमेंट से पॉजिटिविटी चाहिए। आपको अगर आपकी हुकूमत नहीं है सिंध के अंदर, अगर आपकी हुकूमत नहीं है, अगर लोगों ने आपको वहां पे उस तरह से मैंडेट नहीं किया, आज मुझे बताएं वो जो ढक्कन उठाते थे वो अपने हल्के में नहीं सेनेटर साहबा, अगर जिस तरह से बात की जाती है कचरे की, अगर नाले बंद ना होते, उनकी सफाई और टाइमली हो जाती, तो ये सिचुएशन देखनी ही ना पड़ती। मारिया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर आप ये मुझे बताएं कि कराची के अंदर जिस तरह के हालात रहे, ये चाइना कटिंग, ये कब्जे, ये जो है कि अफगान रेफ्यूजीज को लेकर आना, आबादी का बढ़ना, वहां पे ड्रग्स का आना, वहां पर इस तरह से बगैर कोई प्लानिंग के आबादी का, मुझे बताएं 1970s के बाद एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत उस दौरान थोड़े थोड़े वक्फे के लिए आई। अभी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, जब फेडरल में भी थी, उस वक्त कराची की हर सड़क पे बम फटता था, हर सड़क पे। आप ये देखें दहशतगर्दी क्या थी, ये भत्ते थे, MQM की जलाओ घेराव था, हर चीज थी। हम वहां से निकले,
अगर अगर आपको कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आती, अगर आपको अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं नजर आते, अगर आपको ट्रॉमा सेंटर्स नजर नहीं आते, अगर आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नजर नहीं आता, नहीं। अब आप ये बताएं कि जो इतनी तजावुज़ात आज अब जब चले तो ये फिर तो उसके लिए क्या एक से- प्लानिंग किया चले उसके इसके- लिए? अब सवाल तो ये है सर साहबा कि अब क्या वजह है कि सब कुछ होने के बावजूद इस बात को छोड़ देते हैं किसने क्या किया किसने नहीं किया। अब ये जो लेटेस्ट एफर्ट हुआ है कि 4 पार्टियों ने बैठ के फैसला किया कि जी हम कराची में मिल के काम करते हैं, तो फिर क्या व्हाट वेंट रॉन्ग कि एकदम से मामलात ख़राब हो गए? किसने ख़राब किए कि ये जो काम होने जा रहा था कराची को बेहतर करने का रुक गया? ये तो मैं ये कहूंगी कि आप फेडरल गवर्नमेंट से उनके अलाइव से पूछें। बात होती है नेक नियति। जो 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 हुकूमत से पार्टीज हैं, डेफिनेटली उनके पास मैंडेट है। जो पार्टीज हुकूमत से नहीं है उन पर उन पार्टीज को तहफ्फुज़ात हैं जो कि हुकूमत से हैं। तो बात यह है कि अगर मैं किसी नेक नियति हो ना, अगर आप ये सोचें तो भाई कराची के आप पाकिस्तान जो सिंध के शेयर बनता है क्यों, आप उसको रिलीज करें वो फंड्स को। अगर आप जो है प्रॉपर जो फंड्स हैं उनको आप कम कर देते हैं, आपके वादे सिंध में पूरे नहीं होते, सिंध के प्रोजेक्ट डिले होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप नहीं होता, कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाता है। उसके बाद आप ये देखें कि उसके अंदर आपकी ऑब्जेक्टिव सारा ये रहता है, आपने उसको फतह करना है, कब्जे में करना है। कमेटी से पीछे तो पीपल्स पार्टी हटी ना, विफाक तो नहीं हटी। देखिए बात यह है, पीपल्स पार्टी का बिल्कुल एक जो है क्लियर मौकिफ है कि जो पार्टी हुकूमत में है वो जो है अपना अपना रोल प्ले करे। आप जो है उसको वो नहीं बना सकते कि जो है आप उसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करें। आप उसको जो है साहब वक्त कम है, एक सवाल का जवाब दे Last दीजिए minute है। कि एक ये डिविजिबल पोल से एनएफसी के तहत आपको पूरे के पूरे सूबों को पैसे मिलते हैं, ये बात बार बार क्यों की जाती है कि जी फेडरल गवर्नमेंट पैसा नहीं देती? वो तो जब बजट होता है सारा पैसा मिल जाता है आप लोगों को। नहीं मिलता। सेंटर टाइम का मैं जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। वो नहीं मिलता। अगर शेयर प्रॉपर मिले तो आपकी डेवलपमेंट भी प्रॉपर हो। प्रॉब्लम ये है कि नियत खराब है। जब नियतों की खराबी खत्म हो जाएगी, जब फेडरल गवर्नमेंट ये सोचेगी कि ये जो है ना सुतेला नहीं है, सिंध और कराची को हमें अलग नहीं करना, जिस तरह से हम जो है वो पिशावर को केपी से अलग नहीं करते, इस तरह से हम लाहौर को पंजाब से अलग नहीं करते, इस तरीके से आप कराची को सिंध से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एट द एंड यही कहना चाहूंगी कि कराची की हालत को दुरुस्त करने के लिए हुकूमतों को अब थोड़ा हेडेक लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सिचुएशन है वो बहुत अबतर होती जा रही है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।